हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्लास 10 साइंस का देखने वाले हैं। जैसा कि पहला ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न आप लोग देखो कि बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने का सोडा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? जो इसका रासायनिक नाम है एवं अणुसूत्र क्या है, और इसको बनाने की विधि, जो इसको बनाया कैसे जाता है उसका रिएक्शन देना है, और इसके दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण का समीकरण लिखिए। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। बेकिंग सोडा जो आपका बेकिंग पाउडर है उसका अणुसूत्र भी बताऊंगा, रासायनिक नाम भी बताऊंगा, बनाने की विधि भी बताऊंगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि जो बेकिंग पाउडर होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम और उसका अणुसूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, ओके, रासायनिक नाम क्या है आपको पता होगा। देखो, रासायनिक नाम जो है ना वो है सोडियम। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाई कार्बोनेट है, तथा आप लगाओ। और अणुसूत्र अब आपको मैं बता दूं, इसका जो अणुसूत्र होगा, तो अगर इसका रासायनिक नाम पता है तो अणुसूत्र भी पता हो जाएगा। देखो, सोडियम का मतलब होता है Na मतलब सोडियम, बाई मतलब H, और कार्बोनेट मतलब CO3। तो इसका जो हो जाएगा Na से सोडियम, H से वाई एंड CO3 से कार्बोनेट। तो ये इसका क्या है? आपका अणुसूत्र है। ठीक है, बस ये आपका रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र हो चुका है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि इसका रासायनिक नाम क्या है और अणुसूत्र क्या है। अब हम लोग देखेंगे बनाने की विधि। जो बनाने की विधि है, आखिर हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। तो यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है, इसको कई विधि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा विधि बता रहा हूं जो आपके लिए सबसे इजी है। कि सोडियम जो आपका यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। तो NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जो आपका यह जो है ना, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करोगे तो आपको बेकिंग पाउडर मिलेगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। जैसे मैं आपको रिएक्शन के द्वारा समझाता हूं, ठीक है। अब रिएक्शन के द्वारा आप लोग समझ लो कि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जैसे देखो, मैं यहां लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां मैंने दो मॉलिक्यूल लिया NaOH का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये आपका रिएक्शन है, और इसमें मैं अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको एक बार जो मिलेगा वो मिलेगा Na2CO3 एंड प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हम जब इसका दोबारा रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 का, ध्यान से समझना, Na2CO3 का किसके साथ रिएक्शन कराओगे? आपको वाटर यानी कि जलीय विलयन, तथा आपको CO2 भी लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना है। तो आपको पूरा मिल जाएगा क्या? वो मिलेगा आपको 2NaHCO3। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। देख सकते हो NaHCO3 और यहाँ NaHCO3, यही हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। एक सिंपल सा 2 लाइन में रिएक्शन है बस। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आया, जो बनाने की विधि है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका भौतिक गुण समझ लो कि इसका भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण में आप फर्स्ट नंबर भौतिक गुण समझो, ठीक है। फर्स्ट नंबर भौतिक गुण,
तो देखो फर्स्ट नंबर जो भौतिक गुण है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय पदार्थ है। मतलब ये सफेद रंग का होता है, लेकिन ये जल में अल्पविलेय है, मतलब पूरी तरह से जल में ये विलेय नहीं है, अल्पविलेय है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये कम विलेय है जल में। दूसरा है, इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। एक होता है क्षार, एक होता है उदासीन, एक होता है अम्ल। तो ये जो इसका जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा। ओके, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, ये ऑप्शन दिया था, तो ये आपका अम्लीय जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो ये आपको दो भौतिक गुण याद रखना है, जो दो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक गुण बताए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। अब इसका नंबर फर्स्ट रासायनिक गुण समझो। रासायनिक गुण बहुत आसान है। पहला, इसको गर्म करने पर, जब हम इसको जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है उसे गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसमें टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कौन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लाइक हम इसे गर्म करेंगे तो यहां हमें 2NaHCO3, ठीक है, ये हमारा है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो अभी मैंने मिला है आप लोगों को बेकिंग पाउडर। तो ये आप लोग क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। तो यहां लिख दो गर्म, या फिर गर्म करने पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया कि आपको सोडियम क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है, Na2CO3। तो ये हमें मिला सोडियम कार्बोनेट, प्लस हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, जैसे हमें प्लस जल आपका H2O मिलेगा और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। बस, तो ये हमारा हो जाएगा ये ऊपर की तरफ, यानी कि गैस के रूप में निकलेगा। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3, यानी कि ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लस जल है, एंड प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आप रिएक्शन समझो, जो हमें दूसरा वाला रासायनिक गुण है, इसमें समझो। यह तनु अम्लों के साथ, जो तनु अम्ल है के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जब यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या निकालता है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं आपको एक रिएक्शन के द्वारा समझाता हूं। जैसे यहां मैं लेता हूं Na, जैसे मैं आपको देखो NaHCO3, ये हमारा क्या है, वही है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस हम इसका अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब आप HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ NaCl मिलेगा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या मिला, लवण। NaCl क्या है, लवण है, प्लस आपको जल मिलेगा H2O, तो हमें फिर जल मिल गया। फिर आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही तो आपको एक सिंपल सा काम है, ये सारी चीजें याद करना, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको HCl यानी कि एक अम्ल है उसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया। अब मैं आपको एक और अम्ल के साथ रिएक्शन कराता हूं। जैसे आपको 2NaOH लेना है, 2NaHCO3, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, और प्लस आप एक अम्ल ले लो, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो। तो जब आप इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा। पहले हमें क्या मिलेगा, लवण। तो आपका लवण मिलेगा Na2 एंड SO4, ये आपका लवण है। ठीक है, एंड प्लस हमें 2H2O मिलेगा, 2H2O और प्लस 2CO2, ये बस। तो देखो यहां भी आपको वही मिला, ये लवण है, ये आपका क्या है, जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है, तो ये एक आसान सा। अब आपको उपयोग लिखना है, इसका उपयोग। तो उपयोग मैंने बहुत आसान सा लिया है, सभी में आप ये उपयोग लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। चाहे आपका बेकिंग सोडा हो, चाहे व्यंजक चूर्ण हो, चाहे जो हो, उसमें आप ये लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अमाशय। अमाशय यानी कि पेट की अम्लता दूर करने में, जो अमाशय है यानी कि पेट जो होता है उसकी अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब है कि आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये भी क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसमें मैंने आपको व्यंजक चूर्ण पढ़ाया था। अगर आप इससे पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देख लेना, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या है कि मिश्र धातु, जो मिश्र धातु होता है उससे किसे कहते हैं, जो मिश्र धातु होता है किसे कहते हैं, और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। मतलब जो मिश्र धातु है, सबसे पहले आपको मिश्र धातु की परिभाषा लिखनी है, फिर कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखना है, ठीक है। अब मिश्र धातु का मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु पढ़ाया था, ओके। तो अब आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्टकट में पहले मिश्र धातु की परिभाषा लिख दिया है। तो मिश्र धातु जो होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं, जो धातु होते हैं, धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, जैसे एक निश्चित अनुपात हो, ऐसा नहीं कि अनिश्चित है बहुत सारा मिला दिया, निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं, तब ये धातुएं आपस में मिल जाती हैं। जैसे दो या दो से अधिक धातुओं को जब आपस में पिघलाओगे रख कर निश्चित मात्रा में, तो ये आपस में क्या होती हैं? परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं और ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ऐसा ही मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र मतलब मिश्र धातु, इसमें कई सारी धातुएं मिली हुई हैं, तो वही यहां बताया जा रहा है कि वही आपका मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपका पीतल होता है, पीतल में कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है। तो ये दोनों चीजें जब आपस में मिली रहती हैं, तो दो चीजें आपस में मिली रहती हैं, दो धातुएं मिली रहती हैं, इसलिए हम इसे मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु का एग्जाम्पल कहते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको कोई भी चिंता नहीं करना है, सारी चीजें आपको समझ में आएगा। देखो यहां आपको लिखना है, इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुण से बिल्कुल भिन्न है। जैसे जो ये मिश्र धातु के भौतिक गुण होते हैं, ये जो मूल धातु होते हैं, जो धातु होते हैं, ठीक है, केवल धातु, उनके भौतिक गुण से ये बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए जो मिश्र धातु होता है पीतल, जिसमें दो भाग क्या होता है? तांबा होता है। दो भाग का मतलब कितना हुआ? तांबा। और एक भाग जस्ता होता है। दो भाग मतलब अप्रोक्स 70%, ठीक है। और ये आपका कितना? एक भाग आपका जस्ता होता है, ठीक है। तांबा व जस्ते की अपेक्षा कड़ा होता है। जो तांबा होता है जस्ते की अपेक्षा कड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? जस्ते की अपेक्षा कड़ा होता है, कड़ा, ठीक है। अब यहां आप लोग देखो, मिश्र धातु बनाते समय, जो मिश्र धातु है उसको बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए, मतलब जो विभिन्न धातुएं होती हैं उनको धीरे धीरे गर्म किया जाए, मतलब ज्यादा तेजी से गर्म नहीं किया जाए, धीरे धीरे, और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए, मतलब उसे धीरे धीरे गर्म करे और धीरे धीरे ठंडा होने दे, ठीक है। तो ये जो होती है ये नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा? एक नरम मिश्र धातु, मतलब एक अच्छा नरम मिश्र धातु प्राप्त होगा। लेकिन अब इसी को अगर थोड़ा सा उल्टा बात की जाए कि यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके, मतलब तुरंत हम गर्म कर दे करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए, तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा करें, तो फिर क्या होगा? ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर, यही मिश्र धातु अगर इसे हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो यही नरम मिश्र धातु मिलता है। लेकिन अगर हम यही मिश्र धातु को शीघ्रता गर्म करते हैं और शीघ्रता हम उसे ठंडा करते हैं, तो ये हमें कठोर और भंगुर होता है। ये कठोर मिलता है एवं भंगुर होता है, ठीक है। और इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता वायु, जल आदि से क्रिया, गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाता है। ये अधिक उपयोगी बन जाता है। और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं की संरचना, संगठन तथा मुख्य उपयोग निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं। मैं आपको दोनों बताता हूं जो कॉपर के मिश्र धातु हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे पहला, इसमें दोनों में कॉपर मिला हुआ है। जैसे पहला तो ये हमारा है मिश्र धातु, ये हमारा गिनती है, क्रम संख्या 1 2 3, ठीक है। 2 मैं आपको बताऊंगा। यहाँ संगठन है, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, यहाँ उपयोग है, ठीक है। जैसे पीतल में हमारा कॉपर 70% होता है। कॉपर कितना होता है? 70%। और जिंक कितना होता है? 30%, ठीक है। जिंक 30%। और ये जो होता है तार बनाने में तथा मशीन के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? जो आपका पीतल होता है। अब पीतल में दो चीजें मिली हुई है, एक है जिंक और एक है कॉपर। कॉपर 70% है और जिंक कितना है? 30%। तो इसीलिए हम इसे क्या नाम दिए हैं? मिश्र धातु। किसका? कॉपर का।
ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। ठीक इसी प्रकार से जर्मन सिल्वर को देखो, जर्मन सिल्वर देखो, जर्मन सिल्वर में तीन चीजें मिली हुई हैं। एक हमारा है कॉपर 50%, जिंक 35%, निकिल आपका 15%। लेकिन इसका उपयोग हम लोग बर्तन मूर्तियां बनाने में करते हैं। तो ये हमारा पूरा मिश्र धातु का टॉपिक है। मिश्र धातु दो मैंने आपको संगठन भी बता दिए, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। अगर ये टॉपिक पूछा जाए बस इतना लिख दो, बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, ये सबसे राइट लिखने का तरीका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के जाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। जो ओम का नियम होता है वो क्या है, और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आपको परिपथ आरेख खींचकर कीजिए या फिर दीजिए। आपको परिपथ आरेख खींचकर समझाऊंगा इसके आपका नियम का सत्यापन। सत्यापन कोई नहीं बताता है, मैं आपको सत्यापन भी बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। और ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर सत्यापन जोड़कर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर ओम का नियम होता क्या है, सरल लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से। ओम के नियमानुसार, यानी कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे आपका ताप दाब, ये सारी भौतिक अवस्थाएं हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है ताप, जैसे ताप समान रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आपको कुछ समझ में आया? कह रहा है कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब आप समझ जाओ कि यहां कह रहा है जो विभवांतर है, जो आपका v है, यानी कि विभवांतर, विभव का अंतर है, वो किसके समानुपाती होता है? धारा के। इसके धारा के समानुपाती होता है। अब आपसे ये कहा जाए, या फिर आप इसे लिख सकते हो, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो v समानुपाती I के। इतना आपको समझ में आया? अब अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक जुड़ जाएगा, और वही स्थिरांक आपका चालक का प्रतिरोध होगा। यानी कि यहां हमारा क्या जुड़ जाएगा? V बराबर आर आई। क्या जुड़ जाएगा? V बराबर आर आई। ठीक है, और R हमारा क्या है? यहाँ R हमारा है बच्चा पार्टी आपका चालक का प्रतिरोध। यह स्थिरांक जो है चालक का प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध R हो तो, अगर ये आपका क्या है R जो है ये चालक का प्रतिरोध है, ये स्थिरांक जो है चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा, कोई दिक्कत मत लेना। चालक का प्रतिरोध है। अब यहां से अगर R बराबर देखा जाए तो वो हो जाएगा V अपान आई। तो बच्चा पार्टी यही हमारा पूरा हो गया, R बराबर V अपान आई। अब यहां कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिरोध यानी कि ओम, यानी कि जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग प्रतिरोध का मात्रक लिख सकते हो। एक तो आपका प्रतिरोध का मात्रक समझ लो, प्रतिरोध का मात्रक। अभी मैं आपको सत्यापन भी इसका कराऊंगा कि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। ठीक है, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, जैसे आपका ओम है, देखो ये समझना कि जैसे आपका जो ये है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक, यहां आप प्रतिरोध का मात्रक हेडिंग डाल दो, प्रतिरोध का मात्रक बराबर आप विभवांतर का मात्रक, जो ये V है, ये विभवांतर का मात्रक बटे धारा I का मात्रक, धारा का मात्रक। तो ये जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, पहले ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, समझना सारी चीजें, एम्पियर। और ये दोनों जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ये बराबर होता है ओम के। अब आप ये समझो, आपका एक तो होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम, और दूसरा होता है वोल्ट प्रति यानी कि अपान एम्पियर। ठीक है, ये और ओम को कुछ इस साइन के द्वारा दर्शाया जाता है, कहीं कहीं आपको दिखाता होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया प्रतिरोध का मात्रक। अब आपसे पूछ रहा है कि ओम के नियम का सत्यापन, परिपथ आरेख खींचकर करना है। तो अब हम लोग देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन।
तो यहां आप लोग हेडिंग डालना कि ओम के नियम का सत्यापन, जो ओम का नियम है उनका सत्यापन। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी और अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर। चित्र ए के अकॉर्डिंग देखो, यहां आपका धारा नियंत्रक है, ये हमारा बैटरी है, प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और यहां हमारा ये अमीटर है, ये प्रतिरोध है, और ये हमारा V है, वोल्ट मीटर, और ये हमारा कुंजी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको दर्शाना है। चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा I, और अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। ये आपका एक मतलब आपको ये सारी चीजें लिख देना है इस चित्र के अकॉर्डिंग। अभी ये चित्र के अकॉर्डिंग आपको पूरा आपका सत्यापन हो जाएगा ओम के नियम का। बस ये आप समझ लो जो मैंने लिखा है, बस आपका समझ लो, सत्यापन खत्म, ठीक है। प्रयोग करने के लिए कुंजी के, जो कुंजी है, कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति, जो धारा नियंत्रक है उसकी एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है, मतलब इन दोनों के पाठ पढ़ लेती है, जो आपका अमीटर है तथा वोल्ट मीटर का। अब मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अब हम लोग जो विभवांतर है, विभवांतर को एक्स अक्ष, ध्यान से समझना, यहां जो हमारा विभवांतर है इसको एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, यहां से मेन पॉइंट है। तथा धारा को वाई अक्ष, धारा हमारा क्या है, ये धारा को वाई अक्ष, देख लो वाई अक्ष मैंने दर्शा दिया है कि आपका सारा क्लियर हो जाए, पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। इस पर हम एक ग्राफ खींचते हैं, जैसा मैंने खींचा है, देखा है। यदि एक सरल रेखा आता है, जो चित्र V, अगर एक सरल रेखा आता है, ये एक सरल रेखा है, देख सकते हो, तो चित्र V, आपको चित्र V के अकॉर्डिंग, यानी कि चित्र V, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करती है। अगर एक सरल ग्राफ आता है तो ये ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। बस आपका पूरा सत्यापन सही है, ये आपको लिखना है सत्यापन में। केवल आपको ये सिद्ध कर देना है कि चालक जो है ओम के नियम का पालन करता है, बस आपका पूरा सत्यापन खत्म। तो ये हमारा है ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, तो ये है हमारा आज का क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके जाना है ये 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट करना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।